टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के सबसे बड़े HPC सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को कमीशन करने वाली है? नीति आयोग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDAC ने सबसे बड़े HPC सुपर कंप्यूटर का कमीशन किया है। भारत के सबसे बड़े HPC सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि AI रखा गया है। यहाँ HPC का अर्थ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह MSMEs, स्टार्टअप्स, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी को प्रेरित करने में मदद करेगा। भारत 70 सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। इसका शुभारंभ केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत किया गया है। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को आपस में जोड़ने के साथ साथ 20 प्रकार की प्रो पीपल सर्विसेज प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत दरवाजे पर राशन कार्ड पहुंचाने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह सेवा सेतु कार्यक्रम का एक डिजिटल रूप है। कार्यक्रम लोगों को पंचायत स्तर पर लोक कल्याणकारी सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि सेवा सेतु कार्यक्रम 2016 में मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देशों में शामिल नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। बैठक में भारत ने कहा कि वह नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का सम्मान करता है। भारत ने यह भी कहा कि वह भारत प्रशांत महासागर पहल यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की दिशा में प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि ईस्ट एशिया समिट के दौरान PM मोदी ने इस पहल का प्रस्ताव रखा था। इस पहल का मकसद सेफ, सिक्योर और ओपन इंडो प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। क्वाड की पहली मंत्री स्तरीय बैठक सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बधिर बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री को सुलभ बनाने हेतु NCERT ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर या फिर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। NCERT और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने बधिर बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री को सुलभ बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत एजुकेशनल प्रिंट सामग्री, शिक्षकों की हैंडबुक और NCERT पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाना है। आपको बता दें कि यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के मैंडेट का एक हिस्सा है। यह नीति भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने का दावा करती है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस शब्दकोश का विकास भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 समारोह किस मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणाम जारी किए गए। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 समारोह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित किया गया।
यह पुरस्कार रोजगार सृजन या धन सृजन की बेहतर क्षमता के साथ नवीन उत्पादों या समाधानों के निर्माण के लिए दिया जाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की गई है? राकेश अस्थाना, अजय श्रीवास्तव, मोहन जैन या फिर M.A. गणपति? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, M.A. गणपति। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS के महानिदेशक के रूप में M.A. गणपति की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार ही निर्णय लिया है। इसी वर्ष राकेश अस्थाना के सीमा सुरक्षा बल में DG के पद पर नियुक्त होने के बाद BCAS के महानिदेशक का पद खाली हो गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। आइए अब अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता? किसी अपराधी की पहचान करने में, किसी जीव के हार्मोन्स के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में, किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में या फिर किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। प्रत्येक जीव के यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं। ये उंगली के शीर्ष पर होते हैं और इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा है। किसी व्यक्ति में DNA के क्षारकों यानी सीक्वेंस ऑफ बेसिस का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना ही DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी ट्रीटमेंट द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। DNA फिंगरप्रिंट के निम्नलिखित उपयोग हैं: फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में अपराधी की पहचान करने में, किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में, बच्चों अथवा पेरेंट के DNA की तुलना करके किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में और जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा इसका संरक्षण करने के मकसद से भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985, 1986, 1987 या फिर 1989? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 1986। वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक एवं रासायनिक अथवा जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले इन कारकों को पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है 1986। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में किस वर्ष संशोधन करके शोर को यानी नॉइज को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 1987। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन करके शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। शोर एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि है। इसके कारण मनुष्यों में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। 150 डेसिबल अथवा इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े समय तक सुनने से ईयर ड्रम्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस वर्ष जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? 1974, 1975, 1976 या फिर 1977? सही जवाब है ऑप्शन ए। पूरी दुनिया में जल में अपशिष्टों का निपटान करके जलाशयों को प्रदूषित किया जा रहा है। विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, झरना, नदी, एस्चुरीज और महासागर के जल प्रदूषित हो रहे हैं। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था, ताकि जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। गौरतलब है कि प्रदूषित जल के उपयोग से मनुष्यों में कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, हैजा इत्यादि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, स्लैश एंड बर्न कृषि को वनोन्मूलन का एक अहम कारण माना जाता है। इसे आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? गहन निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, रोपण खेती या फिर झूम खेती? सही जवाब है ऑप्शन डी, झूम खेती। वन क्षेत्र का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण ही वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। मनुष्यों के कई कृत्य वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वनोन्मूलन का एक मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से वन क्षेत्र को कृषि भूमि के रूप में बदला जाना है। मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए
भारी मात्रा में पेड़ों की कटान कर रहा है। काटो और जलाओ कृषि यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के कारण भी वन उन्मूलन हो रहा है। इस तरह की खेती को उत्तर भारत में आमतौर पर झूम खेती के नाम से जानते हैं। इस खेती में किसान जंगल के वृक्षों को काटकर पादप अवशेषों को जला देते हैं। इससे उत्पन्न राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में तथा उस भूमि का उपयोग खेती के लिए या पशु चारागाह के रूप में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रसार भारती ने भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इरडा, इफ्को, नाबार्ड या फिर सिडबी? सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।